हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री शुभ नाथानी। आज हम जीएसटी का सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हम हमारे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टोटल पेज नंबर 9 तक जीएसटी के बारे में डिस्कशन कर रहा था कि जीएसटी क्या होता है या जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले जीएसटी से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स, तो उसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। ये बुक्स आप लोगों को एमडीएस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग या अदर यूनिवर्सिटी जहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल है उसके लिए फ़ायदेमंद है और आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। बुक के राइटर्स के बारे में भी कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, तो आप आसानी से इस टाइप की बुक मार्केट से परचेज़ कर सकते हो। हम बात करें जीएसटी का फीचर्स, तो जीएसटी के जो फीचर्स हमने पढ़े थे उसके अंदर पॉइंट नंबर 7 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 7 के अंदर क्या बताया गया है कि कर प्रशासन में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जीएसटी के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार का कर प्रशासन किया गया है। एक सीजीएसटी लगाया गया है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक आईजीएसटी लगाया गया है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसी प्रकार से यूटीजीएसटी लगाया गया है, यूनियन टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगाया गया है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 8 में जैसे आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति मानना, तो इम्पोर्ट टू बी ट्रीट एज इंटर स्टेट सप्लाई। तो यहाँ पर जब भी कोई गुड्स का इम्पोर्ट किया जाता है तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है और उस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पॉइंट नंबर 9 है जैसे यहाँ पर निर्यात को शून्य दर वाली आपूर्ति मानना, एक्सपोर्ट टू बी ट्रीट एज जीरो रेटेड सप्लाई। तो जो भी अपन गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी रिफंड की सुविधा अभी एक्सपोर्टर्स को प्रदान की गई है ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट मिल सके। पॉइंट नंबर 10 है आपका प्रोविज़न ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब अगर आपने कोई भी जीएसटी के अंदर पेमेंट किया है, उसकी आपको छूट चाहिए, तो वो प्रोविज़न भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आपके लिए इसकी लास्ट की लिस्ट देख सकते हो, एबीसी। जैसे सीजीएसटी है तो सीजीएसटी को सीजीएसटी से या आईजीएसटी से सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर आपने एसजीएसटी का कोई पेमेंट करा है तो एसजीएसटी के पेमेंट को एसजीएसटी से या आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन जो आईजीएसटी है उस आईजीएसटी को आईजीएसटी से, सीजीएसटी से, एसजीएसटी से, तीनों प्रकार से इसी सीक्वेंस में जो है सेट ऑफ किया जाएगा। मतलब आपने अगर कोई सीजीएसटी पेमेंट करा है खरीदते समय तो आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, आपके पास उस टैक्स की क्रेडिट अवेलेबल है, तो जब आप वापस गुड्स को सेल करोगे तो उस समय उस क्रेडिट की बेनिफिट आप ले सकते हो। सपोज़ आपने टैक्स खरीदते समय दिया है 500 रुपये और बेचते समय का जो टैक्स बनता है आपके ऊपर वो बनता है 1000 रुपये। तो आप उस 1000 रुपये आउटपुट टैक्स में से 500 रुपये इनपुट टैक्स की छूट ले लोगे, तो आपको गवर्नमेंट को नेट और 500 रुपये ही पे करने हैं। तो इस प्रकार से छूट अवेलेबल होती है। बट एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि सीजीएसटी को एसजीएसटी से या एसजीएसटी को सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जैसे जो छोटे स्तर के व्यापारी होते हैं, लघु स्तर के व्यापारी होते हैं, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं। मतलब जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, और या फिर कुछ स्पेशल 9 राज्य ऐसे दे रखे जहाँ पे टर्नओवर 10 लाख से कम है। 9 राज्य के नाम जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन 9 राज्यों में अगर 10 लाख से कम का टर्नओवर है तो भी रजिस्ट्रेशन कराने का कंपलसेशन नहीं है। फिर एक है कंपोजिशन स्कीम, पॉइंट नंबर 12। तो कंपोजिशन स्कीम में क्या बताया गया है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 75 लाख से कम है, और वो जो 9 राज्य मैंने आपको बताया, उन 9 राज्य में यदि आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो उस कंडीशन में कंपोजिशन स्कीम को अपनाया जा सकता है। और गवर्नमेंट यदि चाहे तो इस 75 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 1 करोड़ भी कर सकती है। तो कंपोजिशन स्कीम में होता क्या है, जो मैन्युफैक्चरर है वो सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी 1%, टोटल जीएसटी उसका जाएगा 2%। अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो उसका सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, टोटल कितना चला जाएगा 5%। और अदर वो अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सीजीएसटी 0.5%, एसजीएसटी 0.5% और टोटल जीएसटी जो जाएगा वो 1% जाएगा। तो इस प्रकार से इनको जो रिटर्न भरना होता है वो हर 3 मंथ के अंदर ही अपना रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम अपनाता है उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब गुड्स खरीदते समय आपने जितना टैक्स दिया है, गुड्स बेचते समय जितना टैक्स बनता है उसमें से आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपोजिशन व्यापारी को अवेलेबल नहीं होती है। पॉइंट नंबर 13, लिमिटेड रेट्स ऑफ टैक्स। तो बता रखा है जैसे रेवेन्यू ऑफ द नेचुरल रेट जो होती है वो उसकी 18% है। इसके अलावा प्रोडक्ट और सर्विसेज है तो उनके ऊपर जो रेट दी गई है वो 12% के आसपास है। इस प्रकार से जीएसटी में अलग अलग रेटें अपने लिए स्पेसिफाई की गई है। कुछ और अलग अलग गुड्स के लिए भी रेटें आपको इस जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग दी गई है।
ओके, तो जैसे कोई अगर एसेंशियल गुड्स हो गए तो उन पे 5% है। अगर कोई भी लग्जरियस गुड्स हो गए तो उस पर 28% प्लस सेस अलग लगेगा। इसके अलावा कुछ और रेट है जैसे 0%, 0.25%, 3%। तो ये जो रेट है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जा सकती है। तो जैसे जितना भी जीएसटी बनता है उसका कुछ परसेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और कुछ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सपोज़ करो जीएसटी अगर बना 18%, तो उसका 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एक होता है सेल्फ असेसमेंट, स्वतः कर निर्धारण। तो जीएसटी में ये भी बेनिफिट है कि असेसी जो होता है वो खुद के जीएसटी मतलब टैक्स का डिसाइड करके खुद पे कर सकता है। उसके बाद अलग से चेकिंग और की जा सकती है, पर ये सुविधा जरूर यहाँ पर अवेलेबल की गई है। अगला पॉइंट आता है कि जीएसटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो जीएसटी का बेनिफिट ये है कि भाई भारत में जीएसटी को अभी लागू किया गया है, जबकि ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जा सकती है भारत के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश जिसे पहले से ही लागू कर चुके हैं। हालांकि भारत में से लागू करने में 10 वर्ष से ज़्यादा का समय लग गया, परंतु जीएसटी के फिर भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट क्या है, जैसे कर पर कर लगने के बुरे प्रभाव में कमी, माइग्रेशन टू इल इफेक्ट ऑफ द कैस्केडिंग। कैस्केडिंग क्या होता था कि पहले जैसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टैक्स लगते थे। जैसे एक सपोज एक ट्रक वाला है, तो वो जब ट्रक को यहाँ से राजस्थान से ले जा रहा है तो राजस्थान में उसे वेट पे करना पड़ेगा। जैसे ही वो बाउंड्री क्रॉस करके मान लो पंजाब पहुँचा तो वहाँ पे उसे सीएसटी पे करना पड़ेगा। वहाँ के जो अलग अलग प्रकार के टैक्स है, सैन वेट, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, तो इतने सारे टैक्स लगाते हैं। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगने की वजह से जो गुड्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती थी। तो जीएसटी की वजह से जब एक ही टैक्स लगेगा, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगी, कंपोजिशन स्कीम जैसी सुविधाएं अवेलेबल होगी, तो गुड्स की जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट मिनिमम आएगी। कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है, कर पर जो कर लगता है वो नहीं लगेगा। बेनिफिट नंबर सेकंड अपन देखते हैं, जैसे अनेक करों एवं दोहरे करारोपण की समाप्ति, एलिमेंट ऑफ द मल्टीपल टैक्स एंड द डबल टैक्सेशन। तो जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे जो मैंने आपको भी डिस्कस करा, जैसे वेट लग गया या फिर उस पर सर्विस टैक्स लग गया, गुड्स को एंटर कराते समय एंट्री टैक्स लगता था, टोल टैक्स लगाया जाता था। तो इतने सारे टैक्स लगाने की वजह से कस्टमर को भी समझने में प्रॉब्लम होती थी, प्लस इनका मेंटेनेंस भी बहुत भारी पड़ता था। तो उन सब समस्याओं से बचने के लिए क्या लगाया गया, जीएसटी। तो इस प्रकार से जो डबल टैक्सेशन हो जाता था, होता था कि जैसे मान लो सपोज वेट राजस्थान गवर्नमेंट ने लिया, जब ये गुड्स एमपी गवर्नमेंट के पास गया तो वहाँ पे सीएसटी लग गया। तो अब बंदे ने बोला कि सर मैं तो पहले से ही वेट दे के आया था, मेरे को तो उसकी छूट चाहिए। तो एमपी गवर्नमेंट बोलेगी वेट किसको दिया, राजस्थान गवर्नमेंट को, हम तो कोई छूट अवेलेबल करवाते ही नहीं है इस चीज़ की। और हमने जो सीएसटी पे करा उस सीएसटी की राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर कोई छूट नहीं मिलेगी। मतलब क्या हो गया कि आपका राजस्थान गवर्नमेंट को टैक्स दिया 500, वो तो गए ही। साथ में आपने एमपी गवर्नमेंट में सीएसटी पे करा सपोज 200, तो आपके टोटल टैक्स कितना लग गया, 700। उसकी कोई छूट आपको मिलनी नहीं। तो इस वजह से जो टैक्स पर टैक्स लगता था वो प्रॉब्लम जीएसटी की वजह से रिमूव हो गई। अब जीएसटी लगेगा तो उसकी छूट हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। आपको सीजीएसटी से आप उसको सेट ऑफ कर लो, आईजीएसटी से सेट ऑफ कर लो। ओके, नेक्स्ट होता है एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण, क्रिएशन ऑफ द यूनिफाइड कॉमन नेशन मार्केट। हाँ, जीएसटी की वजह से पूरे देश में एक जैसा मार्केट होगा। जब भाई अलग अलग टैक्स है ही नहीं, गुड्स को सेम रेट ऑफ टैक्स पर खरीदा बेचा जाएगा तो मार्केट में सिमिलरिटीज़ ज़्यादा बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट होता है उत्पाद का प्रतिस्पर्धा के मुकाबले अधिक सक्षम होना। तो जीएसटी से एक और बेनिफिट मिलता है, कंपटीशन में अपन टिके रह सकते हैं। आज इतना जो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन हो रहा है तो उसमें गुड्स को कम से कम कॉस्ट में अपन को देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी में देना चाहिए। जीएसटी की वजह से इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि लिए जब गुड्स पे टैक्स कम लगेगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिक कम आएगी और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली लागू हो पाएगी। क्योंकि लिए जीएसटी की वजह से जब कॉस्ट कम आएगी तो गुड्स का कॉम्पिटिशन में बने रहना भी बहुत ज़्यादा आसानी से हो पाएगा। तो इस प्रकार से कुछ और जीएसटी के ऐसे बेनिफिट्स होते हैं। और अपन बेनिफिट देखें तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है वो उससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो कोई भी अब क्या करेगा, जो टैक्स चोरी जैसी प्रॉब्लम थी, जो भाई टैक्स को बचा लेते थे, तो वैसी प्रॉब्लम से अब मुक्ति मिलेगी, तो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे अपन एक पहला पॉइंट देखेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो इंडिया में जीएसटी कैसे क्या इंट्रोड्यूस हुआ उसके बारे में अपन को देखना है। तो जो भारत के अंदर ये जो काम दिया गया था 2004 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का, कैलकट टास्क फोर्स, उसने क्या करा, जीएसटी के बारे में पूरी डिटेल प्रस्तुत करी थी। उसके बाद 2007-08 में उस समय के जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जीएसटी को कब से लागू किया जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से। परंतु कोई सरकारी योजनाओं की वजह से, चुनावों की वजह से इसको लागू नहीं किया गया।
फिर जीएसटी धीरे धीरे एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया कि भाई अभी तो लागू नहीं हो पाएगा। उसके बाद जाकर 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो एनडीए की सरकार ने 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया। 6 मई 2015 को लोकसभा में बिल पास हुआ। फिर 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास हुआ। 50% से ज़्यादा समर्थन लिया और उसके बाद जाकर 8 दिसंबर 2016 को इस बिल पर राष्ट्रपति की सहमति ली गई और उसके बाद इसे अधिनियम के रूप में लागू किया गया और संपूर्ण भारत के अंदर इसे लागू किया गया है। तो जीएसटी के अंदर क्या क्या बिल बने थे? एक तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का बिल बना 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का बिल बना 2017 आईजीएसटी आप जिसको बोलते हो, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूटीजीएसटी जिसको बोलते हो आप वो बना। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन वगैरह जो बने स्टेट्स वगैरह के अकॉर्डिंग तो वो भी बिल बनाए गए थे और लोकसभा ने सारे बिल 29 मार्च को एक्सेप्ट कर लिए। 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति की जब एक्सेप्टेंस मिली तो ये अधिनियम बन गया था। तो इस प्रकार भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। अब संवैधानिक आवश्यकता क्या है? तो जीएसटी जो है पूरे राज्य में एक जैसा टैक्स लगाना है, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाना है उनको कम करना है, तो गुड्स की कॉस्ट को कम करना है। ये जो वेट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, एंट्रेंस टैक्स, ये जितने प्रकार के लग्जरियस टैक्स वगैरह लगाए जाते थे उन सबके बर्डन को रिमूव करने के लिए एक जीएसटी जैसी चीज़ को एप्लीकेबल किया गया है। तो आप अभी जो टैक्स का पॉइंट पढ़ रहे हो इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है। जीएसटी एज एन बर्डन नहीं है, समझने में इसको जरूर लोगों को समय लगेगा, लेकिन जीएसटी कंट्री के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है और स्टूडेंट को भी जब ये पढ़ना पड़ेगा तो आप तो ये सोचिए कि आपका जो सिलेबस, जो ह्यूज सिलेबस होता था पहले, वो जीएसटी की वजह से थोड़ा कम हो चुका है और एक टैक्स होने की वजह से चीज़ों को समझने में भी आसानी होती है। ओके फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।